MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। देश से ऊपर दर्शकों कुछ भी नहीं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश के गद्दारों की और उनके हिडन एजेंडे की। भारत देश जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतों और संगठनों को ये बात हजम नहीं हो रही है। आतंकी संगठन भी अब भारत की इकोनॉमी को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे उस खबर की भी जिसने देश को एक बार फिर से सन्न कर दिया है। नौगाम में पुलिस स्टेशन में हुए धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे राष्ट्र सर्वोपरि। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में डॉक्टरों से जुड़ा एक बड़ा आतंकी मॉड्यूल सामने आया है। कानपुर और कश्मीर कनेक्शन ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। दर्शकों, डिजिटल सबूत, डिलीटेड चैट और लगातार बड़े कॉल रिकॉर्ड्स इस साजिश को गहराई से जोड़ते हैं। खुफिया एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की विस्तार से जांच कर रही हैं। सबसे ताजा और अहम खुलासा डॉक्टर आरिफ मीर, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच हुई बातचीत और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। तस्वीर आप देखिए, रुक जाइए एक सेकंड, तस्वीर आप दिखा रहे हैं। ये शाहीन शाहिद, ये देखिए डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर मुजम्मिल, इनके बीच एक जबरदस्त कनेक्शन था। बातचीत हो रही थी और ये बातचीत धमाके की अंतिम डमी तैयार होने के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। दर्शकों, इन चेहरों को ध्यान से देखिए, जो साफ संकेत देता है कि ये तीनों सिर्फ संपर्क में ही नहीं थे, बल्कि किसी बड़ी साजिश के प्लानर थे। जांच एजेंसियों ने जैसे आरिफ के डिजिटल डिवाइसेस को खंगालना शुरू किया, तो एक हफ्ते के भीतर हुई इनकी बातचीत का पूरा पैटर्न सामने आ गया। इस दौरान 39 वॉइस कॉल, मैं आपको बता रही हूं, 43 व्हाट्सएप कॉल, 200 से ज्यादा मैसेज, 23 डिलीटेड मैसेज, यानी कि मैसेज भेजा और फिर डिलीट कर दिया। कुल मिलाकर लगभग 82 कॉल और भारी मात्रा में चैटिंग के रिकॉर्ड मिले हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को डिलीटेड मैसेज मिल गए हैं, जो बड़ी होशियारी से डॉक्टरी दिमाग लगाकर भेजा, डिलीट किया, जिनकी डिकोडिंग अब जारी है। दर्शकों, सब कुछ डिकोड हो रहा है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि धमाके की डमी तैयार होने के बाद इनकी डिजिटल गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ गई थी। यह वही समय था जब दिल्ली में विस्फोट की साजिश को अंतिम रूप दिया जा रहा था। आपको याद होगी 10 नवंबर की तारीख कोई नहीं भूल सकता। जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सुराग कानपुर शहर से मिला। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद आरिफ को अंदेशा हो गया था कि अब एजेंसियों की नजर उसी पर टिकी है, जिसके चलते वो कानपुर छोड़कर कश्मीर भागने की फिराक में था। जब दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने पूरी तरह से आरिफ के फ्लैट पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। यहां पर आपको बता दूं, एक पैक्ड सूटकेस, ट्रैवल बैग, यात्रा के लिए आपातकालीन सामान, कपड़े, टॉयलेटरी, डिजिटल डिवाइसेस, ये सब कुछ मिलता है। आप देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। ये सब कुछ अब चीजें पकड़ी गई हैं, ये बरामद हुई हैं। बरामद हुए ये सभी संकेत बताते हैं कि वो कभी भी फरार होने की तैयारी में था। कमरे की स्थिति देखकर टीम ने तुरंत समझ लिया कि तैयारी अंतिम चरण में थी। दर्शकों, कुछ बड़ा होने जा रहा था। ये देश के गद्दार हैं, जो यहीं पर भारत में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, यहीं पर पलते और यहीं पर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं। आरिफ का लैपटॉप, मोबाइल और डायरी से सबूत मिले हैं। एनक्रिप्टेड चैट मिली है, विदेशी नंबर, व्हाट्सएप बैकअप, संदिग्ध लेन देन, यात्राओं का रिकॉर्ड, विस्फोटक, डमी से जुड़े हुए नोट्स, दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले की गतिविधियां कि क्या कुछ करना है, सब कुछ लिखा जाना था डायरी में। पूरी तैयारी की गई थी, बाकायदा
नोट्स बनाए गए थे जो डॉक्टरी की तैयारी के समय बनाए जाते हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच से पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। कानपुर के 6 इलाकों में बड़ी टेक्निकल इंटेलिजेंस की निगरानी, शहर के कम से कम 6 इलाकों में ड्रोन सर्विलांस, मोबाइल टावर डंप, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, गुप्त तकनीकी यूनिट तैनात कर दी गई है। लोकल पुलिस को पूरे ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया है ताकि दर्शकों कोई भी जानकारी संदिग्धों तक ना पहुंचे, यह खास ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, लेकिन जैश के मंसूबों का जो खुलासा हुआ है वो हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको चौकन्ना करने वाला है। भारत का खाने वाले और आतंकियों के हाथों से खेलने वालों के लिए भी ये रिपोर्ट आंख खोलने वाली है, क्योंकि दर्शकों, मौलाना मसूद अजहर का आतंकी संगठन भले ही कट्टरता और कट्टरपंथ की बात करता हो, लेकिन उसके निशाने पर अब भारत की इकोनॉमी है। भारत बढ़ रहा है ना, तो इनका हजमा खराब हो रहा है। वही इकोनॉमी जिसकी बदौलत हर भारतीय इतराता रहता है, फख्र से एकदम गर्व महसूस करता है, और गरीब हो या अमीर, सभी को कुछ ना कुछ इस अर्थव्यवस्था से मिलता रहता है, ताकि दाल रोटी चलती रहे, वो तो ना रुके। फरीदाबाद मॉड्यूल में दर्शकों आज क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, पहले एक रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर लगातार हो रहे एक्शन और इसके बाद हो रहे एक के बाद एक खुलासे हैरान करने वाले हैं। आतंकियों ने इस बार बेहद खौफनाक प्लानिंग की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर पर हुए अटैक और उसमें जैश सरगना मौलाना अजहर मसूद के परिवार वालों के मारे जाने के बाद जैश के आतंकी इसका बदला लेने के लिए बौखला गए थे। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से परेशान आतंकियों ने अपने टारगेट का पैटर्न बदला और भारत की इकोनॉमी को डेंट करने वाले ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अभी तक हुए हमलों में जैश ने ज्यादातर देश के प्रतीकों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। हिरासत में लिए गए आतंकवादी डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि उन्हें वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। जैश का निशाना भारत के वित्तीय प्रतीक, मल्टीनेशनल कंपनियां, अस्पताल, सिनेमा हॉल। इस बार आतंकियों के निशाने पर देश के वो आर्थिक चिन्ह थे, प्रतीक थे, जहां से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद मिल रही है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, क्योंकि यहां पर भीड़ भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भारत को आर्थिक मजबूती और सशक्त कैसे करना है उसकी मदद भी मिल रही थी। ये सब कुछ इन आतंकियों की रणनीति का हिस्सा थे और ये रणनीति 2021-22 में ही तैयार हो गई थी। अलग अलग अड्डों में ये रणनीतियाँ बनाई गई हैं, पूरी स्ट्रेटेजी, जिसमें कई और लोग शामिल थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के लोग थे, जो पेशे से कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, लेकिन काम आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, कैसे भारत में रहकर ही गद्दारी करनी है, आतंकी हमला करना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। लगातार तेजी से बढ़ती इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की शुरुआत जैश ए मोहम्मद ने 2021 और 22 में शुरू कर दी थी, जिसके लिए भारत में अंसार गजवतुल हिंद को फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए न केवल कश्मीर से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी कमजोर युवाओं की भर्ती करने की योजना बनाई गई। इसी के बाद कैसे बना फरीदाबाद मॉड्यूल? शोपिया का मौलवी इरफान वागे हाफिज था। इरफान अपने परिवार के एक सदस्य को इलाज के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के पास ले गया। मुजम्मिल अफगानिस्तान में अंसार से जुड़ना चाहता था। उसने गजावतुल हिंद की विचारधारा अपना ली थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर एक दूसरे को करीब से जानते थे। मौलवी ने मुजम्मिल अदिल और मुजफ्फर के साथ कट्टरपंथ के सेशन किए। चारों आतंकवादी डॉक्टर एक दूसरे को जानते थे। अक्टूबर 2022 में मुजम्मिल तुर्की गया। 15 दिन तुर्की में रहा और वहां से अफगानिस्तान जाना चाहता था। अफगानिस्तान जाने में नाकाम रहने पर भारत लौट आया। पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर डॉक्टर मॉड्यूल चला रहा था।
उसने मुजम्मिल से कहा कि उसे अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। उकासा ने मुजम्मिल से कहा कि वो बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। इसके बाद आतंकी डॉक्टर हथियारों के इंतजाम में जुट गया। हथियार का इंतजाम। डॉक्टर मॉड्यूल ने फरीदाबाद और सहारनपुर में अपना अड्डा बनाया। छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री खरीदने लगे। सोनीपत, गुरुग्राम और दूसरी जगहों से विस्फोटक खरीदे गए। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने आतंकवादी डॉक्टरों से पूछताछ की। दुकानदारों की पूछताछ पर आतंकी डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखाई। सुरक्षा एजेंसियों ने उन दुकानों की पहचान कर ली। फरीदाबाद और सहारनपुर में इन आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया था और सोनीपत, गुरुग्राम की कई मेडिकल दुकानों से, फार्मेसी की दुकान से इन्होंने छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश खरीदा था। ये वो विस्फोटक सामग्री है ताकि इससे एक बड़ा बम ये बना सके। हालांकि जो केमिस्ट की दुकान थी, उन दुकानदारों को शक भी हुआ जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये सब सामान क्यों खरीद रहे हैं। तो इन आतंकियों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखा दी, अपना आई कार्ड दिखा दिया कि डॉक्टर हैं, हमें चाहिए इस्तेमाल करने केमिकल। जांच एजेंसियों ने उन सभी दुकानों को चिन्हित किया है। उन दुकानदारों से सवाल जवाब होंगे। हालांकि अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और यहीं से ये कड़ियां जुड़ रही हैं। अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आतंकी और जैश के निशाने पर इस बार भारत के वो प्रतिष्ठान थे जो भारत की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। लगातार तेज रफ्तार में बढ़ती इकोनॉमी आतंकियों की आंख में खटकने लगी थी और फरीदाबाद मॉड्यूल और इसकी प्लानिंग इसी बात का खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फरीदाबाद मॉड्यूल में अल फलाह यूनिवर्सिटी एक अहम कड़ी है। इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमर नबी ने दिल्ली में धमाका किया और उसके साथ ही देश भर में धमाके की साजिश बना रही थी। पूरी तैयारी चल रही थी। जब धरपकड़ तेज हुई तो अल फलाह यूनिवर्सिटी ने 15 डॉक्टर लापता हो गए। बताया जा रहा है कि वही डॉक्टर है जो डॉक्टर मुजम्मिल के करीबी थे। आशंका है कि इस गैंग में ये डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं। एमबीबीएस फिदाइन कहां छिपे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल फलाह से आतंकी डॉक्टर लापता। मुजम्मिल के करीबी 15 डॉक्टर कहां गए? व्हाइट कॉलर टेरर, कौन कौन स्पॉन्सर? नवंबर की अल सुबह फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटकों का जखीरा मिलने और शाम को दिल्ली में लाल किले मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए भीषण ब्लास्ट ने देश के लोगों को जिस दहशत और सुरक्षा एजेंसियों को जिस टेंशन में डाला, वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे वैसे उसके तार यहां से वहां होते होते देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल तक फैले नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां अभी भी अंदर मौजूद है। हर एक दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। जिस कमरे के अंदर पूरी देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की गई, जहां पर सभी डॉक्टर जिस चैम्बर में बैठते थे, वहां पर भी देखिए जांच एजेंसियां इस समय। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल दिन भर जब यहां पर हम मौजूद थे, जो तमाम जो छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, वो भी अब अपने घरों की तरफ पलायन अब करने लगे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार यहाँ पर डेरा डाली हुई हैं। और यही नहीं, मान्यता पर भी जो तलवार लटकी हुई है, जहाँ पर आप मौजूद हैं, वहां पर भी इस समय जांच जारी है। इसको लेकर इस समय फरीदाबाद में और अल फलाह के अंदर खलबली देखिए जोरों पर मची हुई है। एजेंसियां पहले ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से गायब डॉक्टर निसार की तलाश कर रही हैं। ऐसे में जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था। एजेंसियां अब उसकी तलाश में भी जुट गई हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर ने दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले ही कश्मीर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। डॉक्टर मुजफ्फर करीब 5 साल से सक्रिय बताया जा रहा है। डॉक्टर मुजफ्फर के ही निर्देश पर आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क 3 साल से रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी मॉड्यूल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर मुजफ्फर की भूमिका पर नजर डालें तो वो फंडिंग, ऑपरेशन का रूट, हमले की प्लानिंग,
पैसे, लॉजिस्टिक संभालता था। यह भी कहा जा रहा है कि 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले में एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि तुर्की में दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकासा से हुई थी। मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई आदिल को कट्टरपंथी बनाया। आदिल को उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे। तुर्की से लौटने के बाद ही मुजम्मिल ने फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मुजफ्फर के छोटे भाई आदिल की पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। इसके बाद इस ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गई। पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले अल फलाह मॉड्यूल के कनेक्शन खुल सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जांच का शिकंजा कस रही हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो 9 नवंबर को गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। एजेंसियां मुजम्मिल की कॉल डिटेल्स के आधार पर उन 15 डॉक्टरों को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। जांच एजेंसियां जब पूछताछ के लिए अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो ये डॉक्टर गायब मिले। डॉक्टरों का गायब मिलना कई तरह के सवाल उठा रहा है। जांच एजेंसियां इनकी तलाश में है और देश भर में छापेमारी कर रही है। 2 और गिरफ्तारियां कुछ देर पहले नूह से हुई है। नूह में जो 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, एक डॉक्टर जो कि 2 तारीख को ही देखिए यहाँ से MBBS की डिग्री ले चुका था, वहीं एक और डॉक्टर जिसकी नूह से गिरफ्तारी हुई वो यहाँ का पूर्व छात्र रह चुका है। और देखिए पठानकोट जिसकी बात की जा रही है उसका भी संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तो देखिए कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टरों की वो संख्या बताई जा रही है जो अभी फरार है। उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और फिर लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ पर है, आखिरी कॉल इनकी किसके पास थी, क्या जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में कहीं ऐसा तो नहीं है लगातार उनके संपर्क में थे। इन तमाम कड़ियों को देखिए सुलझाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए दिन भर लगातार इस समय हलचल जारी है। कई जांच एजेंसियां इस समय फरीदाबाद में डेरा डाली हुई हैं जो लगातार ये चेक कर रही हैं कि आखिर क्या क्या गतिविधियां इस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। इसके साथ ही अब टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर, आतंकियों और दूसरे दहशतगर्दों के गायब होने की बात ने भी डर, दहशत और टेंशन को बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की है कि मिसिंग आतंकी कहां है और क्या कर रहे हैं। कहीं किसी और बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग तो नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। 10 नवंबर की शाम जो ब्लास्ट हुआ था लाल किले की पार्किंग में, पुरानी दिल्ली के लाल किले की पार्किंग में, उसका एक नया वीडियो सामने आया। ये वीडियो आप देख रहे हैं 10/11/2025 इसमें तारीख लिखी है और ये ब्लास्ट का एक और वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर, लगातार पूछताछ शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं दिल्ली ब्लास्ट मामले में बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस के एक इमाम को हिरासत में भी लिया गया है। मुजम्मिल से संपर्क में था मस्जिद का इमाम से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। लेकिन ये बड़ी खबर, ये आप देखिए दिल्ली ब्लास्ट का ये नया वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर देखिए, आग की लपटें कैसे धधक रही हैं और यहाँ अफरा तफरी मच गई है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए I-20 सफेद रंग की गाड़ी थी जिसमें आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी आया था, 3 घंटे तक बैठा रहा था गाड़ी के भीतर। उसमें कई विस्फोटक सामग्री थी और उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके ब्लास्ट के बाद गौरी शंकर मंदिर तक शरीर के जो जिस्म के एक एक टुकड़े हैं वो उड़कर जाते हैं, बाकी वाहनों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल किले की पार्किंग में जो हुआ था धमाका 10 नवंबर की शाम को। क्या कुछ हुआ था उसका एक नया वीडियो सामने आया है। दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले में लगातार जांच चल रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। लेकिन आप देखिए कैसे यहाँ पर भगदड़ मच गई, अफरा तफरी सी मच गई थी और देखिए आग की लपटें, वाहनों में आग लग गई वहां जितने वाहन थे। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने एक इमाम को हिरासत में लिया है।
मुजम्मिल से संपर्क में था मस्जिद का इमाम। मुजम्मिल जो कि आतंकी है, उसके संपर्क में था आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन इसके संपर्क में मस्जिद का इमाम था। इमाम से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। यानी कि पूरा नेटवर्क इन आतंकियों ने तैयार किया था। ये आतंकी डॉक्टर दिल्ली में भी मस्जिद के इमाम के संपर्क में थे और यहीं से एक बड़ी तैयारी और साजिश चल रही थी। दर्शकों, 10 नवंबर की शाम लाल किले के पास हुए जिस धमाके ने पूरे देश को बेचैन कर दिया, अब उस आतंकी हमले को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। एनआईए ने साफ कर दिया है कि इस धमाके की साजिश के तार पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो नई वीडियो सामने आई है। ये वीडियो आप देखिए। ये नई वीडियो में कैसे अफरा तफरी मच गई थी 10 नवंबर की शाम को। वहां देखिए बैरिकेड्स के उस पार देखिए कैसे आग की लपटें धधक रही हैं और वहां पर पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बहुत कुछ सामने आया है, कड़ियां जुड़ रही हैं, जांच आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी। आतंकी उमर बम बनाने में एक्सपर्ट था। उसी ने धमाके के लिए विस्फोटक तैयार किए। धमाके में 2 किलो से भी ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी तैयारी थी। आप देखिए यहाँ पर मटेरियल माइनिंग में, ये भी बता दूं आपको, पूरा जो माइनिंग में इस्तेमाल होते हैं वो सब हुआ। अमोनियम नाइट्रेट के साथ पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक टीम को धमाके की जगह से पतले तार मिले हैं। तार से बैटरी, डेटोनेटर और टाइमर को जोड़ा जाता है। ब्लास्ट का तरीका जैश के पैटर्न से मैच करता है। जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो सब कुछ जैश के पैटर्न से मैच कर रहा है। लेकिन एक और जानकारी मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दूंगी। दिल्ली ब्लास्ट में क्या कुछ हुआ ये आपको बता रही हूँ। एक और ये जानकारी, बीती देर रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में, वहां पर भी भयानक विस्फोट होता है। धमाके पर सुलगते सवाल आपको बताएंगे। पूरे देश ने उसको झकझोर दिया है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका इतना ताकतवर था कि इसकी जो चपेट में इंसानी जिंदगी तो आई ही, साथ ही नौगाम थाना और थाने के करीब खड़ी कई गाड़ियां भी मलबा बन गई। लेकिन अब जैसे जैसे इस धमाके की जांच हो रही है, कई सुलगते सवाल जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो गए हैं। क्या है वो सवाल, देखिए आपको दिखाते हैं। ये सवाल जो लगातार परेशान कर रहे हैं, वो सवाल जिनके बारे में अब जांच पड़ताल चल रही है। कहां से इतना सब कुछ विस्फोटक आया, कैसे उस थाने में धमाका होता है, ये रिपोर्ट देखिए। नौगाम धमाका, साजिश या लापरवाही? थाने में ब्लास्ट, जांच एजेंसियां शिकार। देश अभी दिल्ली ब्लास्ट के सदमे से उबर भी नहीं पाया है और बीती रात श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए धमाके ने हड़कंप मचा दिया और पुलिस स्टेशन में रात 11:20 पर जोरदार ब्लास्ट। लोग कुछ समझ पाते हैं कि उससे पहले पूरा इलाका धुआं हो गया। ब्लास्ट में 9 की मौत और 32 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई जांच एजेंसियों के अधिकारी तो कई नौगाम थाने में तैनात पुलिसकर्मी थे। लेकिन दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है। इस विस्फोट ने जहां नौगाम थाने के एक हिस्से को पूरी तरह से मलबे में ढेर कर दिया, तो वहीं थाने के पास खड़ी कई गाड़ियां भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। विस्फोट इतना भयावह था कि आसपास रहने वाले कई घर भी इसकी जद में आ गए। 20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था, पूरा धुआं था सारा। हर तरफ शोर शराबा, चीख पुकार, भाग दौड़ और अपनों को बचाने की जद्दोजहद देखने को मिली। नौगाम ये वही थाना है जहां जैश-ए मोहम्मद के सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। दरअसल 19 अक्टूबर 2025 को नौगाम क्षेत्र में जैश-ए मोहम्मद के प्रचार पोस्टर दिखाई दिए थे। जांच आगे बढ़ती गई और फिर कड़ियां जुड़ती गई।
जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट किया। अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ में पता चला कि कई किलो अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने जमा किया है। सहारनपुर और फरीदाबाद से 2900 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। एजेंसियों को जानकारी मिली कि अभी और भी अमोनियम नाइट्रेट इस कड़ी का हिस्सा है। इसी जांच के दौरान दिल्ली में बड़ा धमाका होता है। इस धमाके ने एजेंसियों के शक को यकीन में बदल दिया। इसी यकीन के चलते जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही थी। छापेमारी के दौरान श्रीनगर के नौगाम थाने में भी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। ये रसायन कितना डेवलप है, इसकी जांच को लेकर एफएसएल की टीम पहुंची थी। फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही थी कि तभी अमोनियम नाइट्रेट ब्लास्ट हो गया। नौगाम थाने में हुआ विस्फोट। बरामद किए अमोनियम नाइट्रेट के सैंपल कलेक्शन के दौरान 11:20 का समय था जब नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे पता लगाया जाता है किस तरह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आउट ऑफ स्टेट कुछ ऑपरेशंस किए थे, वहां से जो रिकवरी हुई, उस रिकवरी को जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से उस रिकवरी को जो है वो देखा जाता था। जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से वो ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ही कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है वहां पर फायर एंड इमरजेंसी टीम्स के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है एक्शन में देखने को मिला। धमाके की असल वजह क्या है, ये तो पूरी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन इस धमाके ने कई ऐसे सवाल भी खड़े किए हैं जिसका जवाब जाने बगैर ये कहना मुश्किल है कि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट ट्रिगर किया गया या चूक के चलते हुआ। मसलन इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक थाने में क्यों रखे गए? अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक पदार्थ को क्या सामान्य पुलिस स्टेशन में स्टोर करना सुरक्षित था? क्या सैंपलिंग के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए? क्या सैंपल कलेक्शन से पहले रिस्क का आकलन किया गया? अमोनियम नाइट्रेट बिना ट्रिगर के फटना मुश्किल, तो क्या थाने में कोई घुसपैठिया था? नौगाम थाने में हुआ विस्फोट दुर्घटना है या सेटअप? आधी रात के वक्त थाने में ऐसी जांच क्यों? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि नौगाम थाने में हुआ विस्फोट एफएसएल टीम, पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुआ और इसमें निशाने पर वही नौगाम आया जहां पहली बार जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस अमोनियम नाइट्रेट को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत पड़ती है वो आखिर सैंपल कलेक्शन के दौरान कैसे फट गया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल बड़ा है। राजधानी दिल्ली के बाद श्रीनगर में जो धमाका होता है एक चौकी के भीतर, जिसकी जो आवाज है वो 15 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है, कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है या कोई चूक हुई है, लापरवाही हुई है? ये सब कुछ अब जांच के दायरे में है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH